नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन अपना लंबा सफर तय करती हुई दिल्ली के करीब पहुंच गई थी। जिन्हें दिल्ली उतरना था वे अपना अपना सामान संभालने लगे थे। उनके चेहरे प्रफुल्लित थे। दिल्ली पहुंचने का उत्साह व खुशी थी। वहीं पैसेंजर डिब्बे के एक कोने में गठरी बनी बैठी 18 साल की सानिया परेशान और चिंता में डूबी बार बार अपने छोटे से मोबाइल को उलट पुलट कर देख रही थी। दिल्ली में उसे जिसके पास पहुंचना था उसका ना तो उसके पास एड्रेस था और ना उससे फोन से संपर्क हो पा रहा था। शायद ही सानिया की परेशानी का सबब था। जब वो गुवाहाटी से इस ट्रेन में सवार हुई थी, उसने अपनी परिचित को फोन किया था और अपने दिल्ली आने की खबर की थी। परिचित जो उसकी गांव की ही थी और 8वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा था कि वो दिल्ली आ जाए, वो उसे यहाँ स्टेशन पर लेने पहुंच जाएगी। सानिया तब बेफिक्र ट्रेन में सवार हो गई थी। जब दिल्ली करीब आने का उसे पता चला तो उसने अपनी सहेली को फिर से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बस इसी चिंता ने सानिया को परेशान करके रख दिया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसे दिल्ली के नजदीक आने की जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। सानिया अपना छोटा सा बैग लेकर उस डिब्बे से नीचे आ गई। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, बहुत शोर था। वो घबरा गई। अपना बैग सीने से चिपकाए वो अनजान लोगों की भीड़ से बचती हुई निकास द्वार की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे भीड़ का धक्का लगा और वो गिर गई। हाथ से छूटकर उसका बैग एक तरफ गिर गया। सानिया ने उसे उठाना चाहा तो भीड़ के बीच से उठ नहीं पाई। कितने ही लोग उसे रौंदते हुए निकल गए थे। सानिया ज्यादा घबरा गई। वो एक बेंच पर आकर बैठ गई। बैग में उसके कपड़े और पर्स था जिसमें 150 रुपए के करीब थे। वो बैग के खो जाने से परेशान हो उठी। उसके पास 1 रुपया नहीं बचा था। मोबाइल निकालकर उसने अपनी सहेली का नंबर मिलाया तो दूसरी ओर से मोबाइल बंद होने का संदेश आने लगा। सानिया रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने घुटनों में सिर छिपा लिया और अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसके कंधों पर किसी का स्पर्श हुआ और किसी का सुरीला स्वर उसके कानों पर पड़ा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सानिया ने घुटनों से सिर ऊपर उठाया। सामने एक युवती खड़ी हुई उसे देख रही थी। कौन हो तुम? इस तरह यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? उस युवती ने प्यार से पूछा। सानिया और जोर से रो पड़ी। वो युवती उसके पास बैठ गई। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा बैग, सानिया रोते हुए बोली। वो भीड़ के धक्के से नीचे गिरा। मैं भी गिर गई थी। संभल कर उठी तो बैग मुझे नहीं मिला। उसमें तुम्हारे कपड़े होंगे और खाने पीने का सामान, युवती ने पूछा। कपड़े और पैसे थे, सानिया ने आंसू बहाते हुए बताया। अब इस अजनबी शहर में मेरा क्या होगा? युवती की आंखों में तीखी चमक उभर आई थी। अजनबी शहर? तो यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं रहता है क्या? मेरी एक सहेली है, उसके पास आई हूँ। उसका नंबर मोबाइल में है, वो भी नहीं लग पा रहा है। तुम्हारे पास उसका एड्रेस तो होगा, मुझे बताओ, मैं उसके घर तुम्हें पहुँचा दूंगी। एड्रेस नहीं है, सानिया ने बताया। कहाँ से आई हो? डिब्रूगढ़, आसाम से। ओहो, उस युवती ने होठों को गोल सिकोड़ा। इतनी दूर से आई हो, इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, अब क्या करोगी? सानिया ने आशा और उम्मीद भरी नजरों से उस युवती की ओर देखते हुए कहा, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, इस अनजान शहर में तुम कहाँ भटकोगी? मैं तुम्हें सहारा दूंगी। उस युवती ने प्यार से कहा तो सानिया ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और भर्राए कंठ से बोली, आप बहुत अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। युवती होठों में बुदबुदाई और प्रत्यक्ष में बोली, तुम्हारा नाम क्या है? सानिया, मेरा नाम नीलम है। अपना नाम बताने के बाद नीलम ने सानिया का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा
कि उठो, मेरे साथ चलो। सानिया उठकर खड़ी हो गई। पहले नल पर चलकर आंसुओं से भीगा ये चेहरा धो लो, फिर मेरे साथ नाश्ता करो। सानिया ने एक नल पर चेहरा धोकर बालों को ठीक किया, फिर नीलम की ओर देखकर बोली, अब ठीक है ना आंटी? नीलम मुस्कुरा पड़ी। अब अच्छी लग रही हो, चलो तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। सानिया उसके साथ स्टेशन से बाहर आ गई। नाश्ता कर लेने के बाद सानिया को लेकर नीलम एक ऑटो में सवार हो गई और उसे अपने घर ले आई। 39 साल का दिलीप पूर्वे खूबसूरत युवक था। वो जरायम की दुनिया का मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसने अपनी पत्नी नीलम के साथ ऑटो से उतर रही युवती को देखा तो तुरंत ताड़ गया कि पत्नी किसी चिड़िया को फंसा लाई है। उसने उस युवती को सिर से पांव तक देखा। वो नॉर्थ ईस्ट की लग रही थी। उसमें गजब का आकर्षण था। ये लड़की सोने का अंडा देगी। ये ताड़ते ही दिलीप की आंखों में गहरी चमक आ गई। वो लपक कर पत्नी नीलम के पास आया और बोला, तुम इस मेहमान को अंदर ले जाओ, मैं ऑटो का किराया देता हूँ। नीलम सानिया को लेकर अपने घर में आ गई। कुछ ही क्षणों में दिलीप भी ऑटो का किराया चुकाकर कमरे में आ गया था। उसने नीलम की तरफ देखते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि ये तो अजनबी लगती है। बेचारी स्टेशन पर बैठी रो रही थी। इसका इस शहर में कोई नहीं है, मैं इसे अपने साथ ले आई। नीलम ने मुस्कुराकर बताया, खाने का समय हो रहा है, तुम फ्रेश होना चाहो तो वहाँ बाथरूम है, फ्रेश हो जाओ, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। नीलम ने सानिया से कहा। सानिया को नीलम ने तौलिया दे दिया। वो बाथरूम में चली गई तो दिलीप ने नीलम का चेहरा हथेलियों में भर लिया। कहाँ मिला ये हीरा? उसने मुस्कुराकर पूछा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं शिकार की तलाश में भटक रही थी कि इस पर मेरी नजर पड़ गई। बस सहानुभूति का मरहम लगाकर पटा लाई। अब तुम इसे संभालो, मैं खाना तैयार कर लाती हूँ। दिलीप पूर्वे ने सिर हिलाया। नीलम रसोई में चली गई। दिलीप ने इस बीच सानिया के विषय में बहुत कुछ जान लिया था। 1 घंटे बाद वे तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सानिया अब तक काफी सामान्य अवस्था में आ गई थी और उन दोनों से इस प्रकार से हंस बोल रही थी जैसे उन्हें बरसों से जानती हो। सानिया, तुम अपनी सहेली के पास किस मकसद से आई थी? दिलीप ने पूछा। काम की तलाश में आई थी अंकल, कोई बात नहीं। सहेली तुम्हें काम ही तो दिलवाती, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिलीप ने उसे आश्वासन दिया। फिर नीलम को आंख से इशारा किया। नीलम ने तुरंत दाव चला। ए जी, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? दिलीप ने पूछा। सानिया काम किसके लिए करेगी? अपनी जरूरत के लिए ना, क्यों सानिया? हाँ हाँ आंटी, इंसान की जरूरतें ही तो उससे काम धंधा करवाती है। मैं भी अपनी जरूरतों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन भी होंगे, कमाओगी तो रुपया उन्हें भी भेजोगी? दिलीप ने पूछा। माँ पिताजी बांग्लादेश में कहीं काम करते हैं। उन्होंने मुझे बचपन में ही दादा दादी के पास छोड़ दिया था। मुझे दादा दादी पढ़ा रहे थे और पाल रहे थे। अब दादाजी चल बसे तो खाने पीने की परेशानी आ गई, इसलिए। नीलम ने उसकी बात काट दी। तब तो केवल तुम्हें पेट भरकर खाना, कपड़ा और शौक पूरा करने का सामान चाहिए। इसके लिए तो काम करना चाहोगी? हाँ आंटी, तो फिर इस नाजुक शरीर को क्यों मेहनत की भट्टी में झोंकना चाहती हो? तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि कहीं नौकरी करो। बगैर मेहनत किए रोटी कहाँ से मिलेगी आंटी? सानिया ने पूछा। मिलेगी, बगैर मेहनत मजदूरी किए भी रोटी मिलेगी, नीलम ने कहा। कैसे? हम तुम्हारा घर बसा देंगे, अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें वो रोटी, कपड़ा और जरूरत की चीजें भी देगा। नीलम ने कहने के बाद सानिया की तरफ देखा। सानिया के चेहरे पर लाज की रेखाएं उभर आई। अभी से शादी क्यों? नीलम मुस्कुराई। कितने साल की हो तुम? 17 पूरे हो गए हैं, 18वां लगा है, सानिया ने बताया। अरे तो कौन सी छोटी हो? नीलम हंसकर बोली। मेरी इनसे शादी हुई थी तब मैं तो 16 साल की थी और ये मुझसे दुगनी उम्र के थे। देख लो, मैं फिट हूँ और इनका घर संभाल रही हूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे, सानिया धीरे से बोली। आप बहुत अच्छे हैं, सानिया भावुक स्वर में बोली। मुझ अजनबी लड़की को सहारा दिया और अब मेरा घर बसाने की सोच रहे हैं। मैं आप लोगों की जीवन भर
एहसानमंद रहूंगी। एहसान नहीं कर रहे हैं, नीलम तुरंत बोली। मेरा काम ही है समाज सेवा करना। अब तुम सो जाओ, कल तुम्हारे अंकल अपने मिशन पर लग जाएंगे। सानिया मुस्कुराई और फिर चारपाई पर लेट गई। सुबह सोकर उठी तो नीलम ने उसे फ्रेश होकर तैयार होने के लिए कह दिया। दिलीप के साथ तैयार होकर सानिया घर से निकली। दिलीप उसे बस से बाहरी दिल्ली क्षेत्र में स्थित बवाना लेकर आया। मोहल्ला धुलान के मकान नंबर 294 में महेंद्री रहती थी। दिलीप ने सानिया को बताया कि महेंद्री उसकी मौसी है। उसने 2-3 लड़के देख रखे हैं, वो तुम्हें अच्छे घर में बिठा देगी। महेंद्री ने सानिया को सिर से पांव तक देखा और खुशी से बोली, ऐसी हसीन लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। नीलम ने मुझे रात को ही बता दिया था कि इसके लिए अच्छा सा लड़का देखना है। मैंने एक लड़का देख रखा है, वो शाम तक यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैं शाम तक नहीं रुक सकता मौसी। दिलीप ने असहज होने का नाटक किया। तुझे रुककर भी करना क्या है, सानिया को छोड़ जा, मैं इसे लड़के वालों को दिखा दूंगी। महेंद्री ने कहा, तुम दूर से आए हो, बैठो, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। महेंद्री दूसरे कमरे में गई तो दिलीप भी थोड़ी देर में उठकर उसके पास पहुंच गया। मैं इसकी कीमत 30,000 दूंगी। महेंद्री ने दिलीप से कहा, 30,000? मौसी, ये सोने की चिड़िया है, 30,000 बहुत कम है। रंग सांवला है और उम्र भी कम है, इसके सौदे में रिस्क है, फिर भी 30,000 कम है। दिलीप ने बात काटी। ऐसा करो, तुम 50,000 दे दो। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। महेंद्री गंभीरता से बोली, ज्यादा से ज्यादा मैं 40,000 रुपए दे सकती हूँ। ठीक है, दे दो। दिलीप खुश होकर बोला। महेंद्री ने ट्रंक से निकालकर उसे 40,000 रुपए दे दिए। अब तुम जाकर बैठक में बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दिलीप पूर्वे रुपए पैंट की जेब में रखकर बैठक में आ गया था। चाय नाश्ता लेकर महेंद्री आई तो उसने सानिया के साथ चाय नाश्ता किया। फिर सानिया से बोला, सानिया, इसे भी अपना ही घर समझो। मौसी शाम को लड़का दिखा देगी। मुझे जरूरी काम ना होता तो मैं भी शाम तक रुक जाता। लड़का पसंद आ जाए तो मैं और नीलम तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। ठीक है अंकल, सानिया मुस्कुराकर बोली। सानिया को महेंद्री के सुपुर्द करके दिलीप वहां से चला गया था। उसे सानिया की कीमत मिल गई थी। एक ही रात में उसने 40,000 रुपए कमा लिए थे। महेंद्री ने सानिया को आराम करने को कहा और दूसरे कमरे में जाकर किसी से फोन पर बात करने लगी। शाम को 2-3 आदमी सानिया को देखने आए। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। महेंद्री से बात करने के बाद दूसरे दिन वो अपने साथ सानिया को लेकर राजस्थान के लिए चले गए। वहां कितनी ही जगह सानिया को दिखाया गया। एक पार्टी से 1 लाख रुपए में शादी के लिए सौदा हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी रकम का इंतजाम नहीं किया तो वे लोग सानिया को वापस महेंद्री के पास छोड़कर चले गए। महेंद्री को अपने 40,000 रुपए की फिक्र होने लगी। वो सानिया को अच्छे दाम में बेचना चाहती थी। इसके लिए सानिया को अच्छा भी दिखना जरूरी था। महेंद्री उसके बनाव श्रृंगार और कपड़ों की खरीद के लिए सावित्री के घर ले गई। सावित्री बवाना में ही रहती थी। सावित्री को महेंद्री ने बताया कि सानिया उसकी रिश्तेदार है, लेकिन पारखी सावित्री ने एक ही नजर में ताड़ लिया कि महेंद्री इस लड़की को बेचने के लिए कहीं से फंसा लाई है। महेंद्री के काले कारनामों से सावित्री परिचित थी। उसे सानिया पर तरस आ गया। उसने एकांत में सानिया को महेंद्री की हकीकत से वाकिफ करा दिया। सानिया सख्ते में आ गई। उसका दिल बैठ गया। वो ये जानकर घबरा गई कि वो गलत लोगों के हाथ में फंस गई है। उसने निर्णय ले लिया कि वो सावित्री के पास रहेगी। सानिया ने महेंद्री के साथ जाने को मना किया तो महेंद्री गुस्से में आ गई। उसने सावित्री को खरी खोटी सुनाई। सावित्री ने उसे अच्छे से जलील करके वहां से भगा दिया। सानिया अब सावित्री को अपनी मां मानकर उसी के साथ रहने लगी थी, लेकिन महेंद्री को ये कैसे सहन होता कि उसका मां सावित्री हड़प जाए। वो फिर सावित्री से मिलने के लिए और सानिया को ले जाने के लिए उसके घर पहुंची तो मालूम हुआ कि वो सानिया को लेकर बाजार गई है। महेंद्री बाजार में उसे तलाश करने निकली तो डिफेंस कॉलोनी थाने की एसआई चंचल की नजर में आ गई। एसआई चंचल के साथ कांस्टेबल होशियार सिंह भी था। उसकी मदद से उसने महेंद्री को पकड़ लिया और डिफेंस कॉलोनी थाने में ले आई। दरअसल कुछ दिनों से 3 लड़कियां घर से लापता थी। उनकी रिपोर्ट डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज थी।
एसआई चंचल उन्हीं की तलाश में बवाना आई थी। उसे मालूम था कि महेंद्री लड़कियों की खरीद फरोख्त करती है। महेंद्री से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने उन गुमशुदा लड़कियों को तो नहीं, सानिया का महेंद्री के पास से सावित्री के कब्जे में जाने का राज जरूर खुल गया। डिफेंस कॉलोनी पुलिस ने इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। उनके दिशा निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसकी कमान एसआई चंचल किशोर कांस्टेबल होशियार सिंह के हाथों में सौंपी गई। एसआई चंचल की टीम ने सानिया का मेडिकल करवाकर इस बात की पुष्टि की कि क्या सानिया के साथ यौनाचार भी किया गया है। ऐसी बात सामने नहीं आई तो पुलिस जांच दल ने सानिया को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, मिंटो ब्रिज आदि स्टेशनों के प्लेटफॉर्म दिखाए। पुलिस टीम ये पता लगाना चाहती थी कि पहली बार वो किस स्टेशन और किस प्लेटफॉर्म पर नीलम को मिली थी। सानिया दिल्ली के स्टेशनों और स्थानों से अपरिचित थी। उसे मालूम नहीं था कि वो ट्रेन से कहां उतरी थी। एसआई चंचल ने अपनी टीम के साथ इस विषय पर माथापच्ची की तो उन्हें पुरानी दिल्ली स्टेशन को जांच के दायरे में लेने का ख्याल आया, क्योंकि सानिया गुवाहाटी से अवध आसाम एक्सप्रेस से दिल्ली आई थी और ये ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर ही आती है। जांच के लिए टीम सानिया को पुरानी दिल्ली स्टेशन ले आई। सानिया ने वो प्लेटफॉर्म और जगह पहचान ली जहां बैठकर वो हताश में रोने लगी थी। वो 13 नंबर का प्लेटफॉर्म था। जांच दल ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो 1 अगस्त के दिन शाम के समय सानिया 2 कैमरों में दिखाई दी गई। उसके साथ नीलम भी बैठी नजर आ रही थी। पुलिस के लिए ये एक पुख्ता सबूत था। जांच दल चूंकि डिफेंस कॉलोनी थाने का था और पुरानी दिल्ली का एरिया उनके क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए अपने यहाँ 0 एफआईआर दर्ज करके ये केस पुरानी दिल्ली स्टेशन के दायरे में आने वाले थाने को 23 अगस्त 2022 को ट्रांसफर कर दिया गया। क्षेत्र के एसपी प्रवीण कुमार के संज्ञान में ये केस आया तो उन्होंने थाने के प्रभारी को आदेश दिया कि इस केस को बड़ी संजीदगी से हैंडल करे। थाना प्रभारी शिवदत्त जेमनी ने एसआई राजेंद्र कुमार के दिशा निर्देशन में काम करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया। महेंद्री को भी इस थाने की कस्टडी में दे दिया गया था। सानिया और सावित्री भी इस थाने को सौंप दी गई। पुख्ता सबूत एकत्र करने के बाद एसआई राजेंद्र ने अपनी टीम के साथ शास्त्री पार्क इलाके में दबिश देकर दिलीप और नीलम को भी गिरफ्तार कर लिया। दिलीप अपनी पत्नी नीलम के साथ शास्त्री पार्क की गली नंबर 1 मकान नंबर F3 में रहता था। उसका पुश्तैनी पता बिहार का था। शास्त्री पार्क में अपनी पत्नी नीलम के साथ रहते हुए छोटे मोटे अपराध करता था। कभी कभी वे दोनों कोई बड़ा अपराध भी करते थे। महेंद्री लड़कियां खरीदकर उन्हें ऐसे लोगों को बेचती थी जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाती थी। वो कई लड़कियों को देह मंडी में भी बेच चुकी थी। उस पर पहले भी कई केस चल रहे थे। इस बार सानिया को बेचने के चक्कर में वो फिर पकड़ी गई थी। पुलिस ने धारा 363, 366 ए, 370, 370 ए, 372, 373 और 21 पॉक्सो एक्ट लगाकर दिलीप पूर्वे, नीलम और महेंद्री को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। सावित्री बेकसूर थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। सानिया के पिता का नाम नोईमुल था। सानिया को माँ का नाम मालूम नहीं था। माँ बाप बांग्लादेश में कहाँ काम करते हैं वो नहीं जानती थी। बचपन से वो दादा दादी के पास पली थी। दादा की मौत के बाद घर में फाके पड़े तो वो काम की तलाश में दिल्ली आ गई और लड़कियों का सौदा करने वाले लोगों के चुंगल में फंस गई। पुलिस ने दिलीप पूर्वे, उसकी पत्नी नीलम और महेंद्री से पूछताछ करके उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। सानिया वापस अपने घर रामपुर टाउन नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने उसे नारी निकेतन में भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।